हमारे YouTube चैनल एम्बिशन विथ बीएन सर में आप सभी मित्रों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग झीलों की तरफ आ गए हैं। आज हम लोग भारत की सभी झीलों की चर्चा करेंगे। तो झीलों के बारे में पहले ये जान लें, कोई भी ऐसी जल राशि जो चारों तरफ से स्थल भाग से घिरी हो, उसको हम लोग झील कहते हैं। थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अब जो है, जैसे हम लोग झीलों की बात अगर करते हैं तो ये झीलें हैं भारत की, और इसमें जो है हम लोग पहले ये जान लें कि झीलें कितने प्रकार की होती हैं। पहले तो झीलों को बांट लिया जाता है कि झीलें जो है दो प्रकार की होती हैं, एक प्राकृतिक झीलें होती हैं और एक कृत्रिम झीलें होती हैं। चर्चा उस पर बाद में करते हैं। ज़रा झीलों के प्रकार के बारे में एक और है, जैसे कई प्रकार की झीलें होती हैं। एक क्रेटर झील होती है। क्रेटर झील जो होती है, ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप जो ज्वालामुखी मुख होता है, वहाँ पर पानी भर जाता है। ज्वालामुखी के ऊपर जो है, जब ज्वालामुखी शांत हो जाता है तो उसके मुख पर गड्ढा बन जाता है, जिसको हम लोग क्रेटर कहते हैं। और उस क्रेटर में जब बरसात का पानी भर जाता है तो उसको हम लोग झील कहते हैं। हालांकि क्रेटर का बड़ा रूप काल्डेरा कहलाता है। तो जो क्रेटर है, इसी को ज्वालामुखी से निर्मित जो ज्वालामुखी के ऊपरी हिस्से पर क्रेटर बन जाता है और उसमें पानी भर जाता है, तो उसी को हम लोग क्रेटर झील कहते हैं। तो ये तो बात हो गई क्रेटर झील की। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो विवर्तनिक झीलें होती हैं। जैसे धरातल पर पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण, यानी विवर्तनिक क्रिया के कारण दरार पड़ जाता है, और उस दरारों में, जैसे मान लीजिए ये धरातल है और यहाँ से दरार पड़ गया, यहाँ की ज़मीन पूरब और यहाँ की ज़मीन पश्चिम खिसक गई, तो बीच में दरार पड़ जाएगा, और इस दरार में कहीं कहीं पानी भर जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे विवर्तनिक झील। क्या कहेंगे? विवर्तनिक क्रिया से निर्मित झील। जैसे कि जो है अफ्रीका के ग्रेटर रिफ्ट में अगर देखेंगे तो टंगानिका है, अल्बर्ट है, टांगा है और मलावी है, न्यासा झीलें हैं अफ्रीका में। वो सब जो है विवर्तनिक झीलों में आती हैं। एक हल्का सा चर्चा कर लेते हैं झीलों के इस प्रकार के बारे में। विश्व भूगोल में हम लोग विधिवत पढ़ेंगे। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो एक गोखूर झील होती है। गोखूर झील का निर्माण नदियाँ करती हैं। गोखूर झील जो है, जब नदी विसर्प करती है मैदानी क्षेत्रों में, जहाँ समतल ज़मीन होता है, वहाँ जब नदियाँ विसर्प करती हैं, तो जब विसर्प करती हैं नदियाँ, तो कभी कभी जो है इनका विसर्प जो है दूसरे विसर्प से मिल जाता है। ऐसी स्थिति में यह जो भाग छूट जाता है, अब नदी सीधा बहने लगी, तो यह भाग जो छूट जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं गोखूर झील। जहाँ समतल मैदान होता है, जैसे आपका जो है भारत में जो है बूलर झील है। बूलर झील जम्मू कश्मीर में, जिसको झेलम नदी ने बनाया है। ठीक है, तो इस पर चर्चा अभी करेंगे थोड़ी देर में। इसके बाद गोखूर झील आप समझ गए, नदियाँ निर्माण करती हैं। नदियाँ का जो विसर्प छूट जाता है, नदियों द्वारा रास्ता सीधा बना लेती हैं, तो उसको हम लोग गोखूर झील कहते हैं। अगर देखा जाए तो फिर एक लैगून झील होता है। लैगून झील, जैसे ये भारत है और बीच में जो है इसका जो है भूखंड का हिस्सा अंदर तक कटा हुआ है, और ये सागर है।
तो सागर का पानी भूखंड के अंदर तक प्रवेश कर गया, जो कि खारा पानी है। तो इसको भी हम लोग लैगून झील कहते हैं। यानी लैगून झील में सागर का पानी होता है, स्थलखंड का जो कटा हुआ हिस्सा होता है उसमें जो है पानी सागर का भर गया है, तो इसको हम लोग लैगून झील कहते हैं। अगर इसके बाद अगर हम लोग देखा जाए तो ग्लेशियर झील होती हैं। ठीक, पहाड़ों के ऊपर बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं और किसी कारणवश ग्लोबल वार्मिंग हो या किसी कारणवश जब ग्लेशियर पिघल जाता है तो उसके गड्ढे में पानी रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ग्लेशियर द्वारा निर्मित झील। तो ये तो बात हो गई झीलों के, कुछ हमने आपको हल्के में जो है आपको मैंने प्रकार बता दिया। अब जरा हम लोग भारत के झीलों के बारे में चर्चा कर लें। पहली बात तो ये जान लें कि झीलों से जो प्रश्न उठाए जाते हैं, झीलें जो है किस प्रदेश में है, ये पूछा जाता है आपसे प्रश्न। कौन सी झील किस प्रदेश में है, या फिर कुछ झीलों की विशेषताएं पूछ ली जाती हैं, तो उसको भी हम लोग समझते हुए चलेंगे। तो ये जो भारत का मैप मैंने बनाया है, इसमें जो है मैंने जैसे देखिए ये लद्दाख है, ये हरा वाला जो है ये जम्मू कश्मीर, नया केंद्र शासित बना है लद्दाख और जम्मू कश्मीर। हिमाचल, एचपी का मतलब हिमाचल प्रदेश। तो ज़रा एक बार मैं इसको पढ़ देता हूँ। जम्मू कश्मीर में बूलर झील, डल झील, गाडसर झील, अनंतनाग, बेरीनाग, शेषनाग, कौसरनाग, नागिन, गंगाबल और मानसबल। ठीक, लद्दाख में पैंगोंग त्सो और सीमरोरी दिख नहीं रहा होगा, अभी मैं इसको लिख देता हूँ। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में भृगु है, मच्छीपाल, रेणुका, सूरजताल, चंद्रताल। नैनीताल, उत्तराखंड में नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, देवताल, खुरपाताल, राकसताल और मालाताल। यहाँ एक सुखना झील है चंडीगढ़ में, घूमने का स्थल है ये। राजस्थान में राजसमंद, जयसमंद, नक्की, सांबर, फतेह सागर, लुक्सर, डिडवाना, पिछोला, देबर, अनासागर, कुचामान और पुष्कर। गुजरात में सिर्फ एक झील आपको याद रखना है, वस्त्रपुर। उसके बाद इधर आते हैं तो यूपी में एक फुलहर झील है। उसके बाद जो है कांवर और मोती, दो झील आप बिहार में याद रखिएगा। सिक्किम में सोंगमा और चोलामो झील। उसके बाद इधर आप आते हैं तो नागालैंड में सिलोई, मणिपुर में लोकटक। उसके बाद मेघालय में उमियाओं झील है। उसके बाद मध्य प्रदेश में भोजताल। महाराष्ट्र में कई झीलें हैं जिनको हमको देखना है। लोनार झील, पोवई झील, बिहार झील, उपवन झील और तुलसी झील महाराष्ट्र की झीलें हैं। इसके अलावा उड़ीसा के तट पर चिल्का झील है। उसके बाद आंध्र प्रदेश के तट पर कोलेरू और पुलिकट, ये लैगून झीलें हैं। तमिलनाडु में कोडई कनाल, चिम्बरबक्कम, कालीवेली, बीरानम, एमराल्ड, सोलावरम, ये जो है तमिलनाडु की झीलें हैं। और केरला में जो है आपका वेम्बनाड, अष्टमुडी, और कर्नाटका में आपका बेलांदूर झील है। तो ये तो रही बात झीलों की, कौन कौन किस प्रदेश में झीलें हैं। अब जरा हम लोग झीलों की चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्या है, जम्मू कश्मीर में बूलर झील है। ये बूलर झील जो है एक गोखुर झील का उदाहरण है, जिसको झेलम नदी ने बनाया है। जब मैं नदियां पढ़ा रहा था तो उसमें जब झेलम नदी मैं आपको बताया था, तो झेलम नदी जो है जैसे ये महान हिमालय और ये शिवालिक, तो यहाँ पर जो महान हिमालय और ये पीर पंजाल, मध्य हिमालय का हिस्सा पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच में ये कश्मीर की घाटी है जो कि समतल है। और समतल भाग पर जब भी कोई नदी आगे बढ़ती है तो वो विसर्प बनाते हुए चलती है। इतना आप समझ गए। यानी झेलम नदी कश्मीर की घाटी में जब बेरीनाग से निकलती है और आगे बढ़ती है, बेरीनाग से निकलती है जब आगे बढ़ती है तो श्रीनगर,
और श्रीनगर के बाद जो है आपका बूलर झील होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। तो जो बूलर झील है इसका निर्माण झेलम नदी ने किया है, और झेलम नदी कश्मीर की घाटी चूँकि समतल है इसलिए वहाँ पर जो है झेलम नदी विसर्पण करते हुए चलती है। ठीक, तो जो ये विसर्पण कर रही है तो विसर्पण के दौरान धीरे धीरे ये अपने विसर्प के मिट्टी को क्या करती है, काटती रहती है, और धीरे धीरे ये जो है सीधी हो जाती है। तो जो शेष भाग ये छूटा रह गया इसमें पानी भरा रह जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं गोखूर झील। गोखूर झील यानी झेलम नदी गोखूर झील का उदाहरण है, और मतलब बूलर झील गोखूर झील का उदाहरण है जो कि झेलम नदी ने बनाया है इसको। बूलर की एक और विशेषता है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। बूलर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जो कि गोखूर झील है। बूलर झील के जैसे कभी कभी प्रश्न पूछता है कि भारत की वह कौन सी झील है जिस पर विवर्तनिक क्रिया का प्रभाव देखने को मिलता है, तो ये बूलर झील पर विवर्तनिक क्रिया का प्रभाव भी देखने को मिलता है। जैसे पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण या तो बूलर झील के पास की ज़मीन थोड़ी नीचे बैठ गई होगी जिसके कारण गोखूर झील थोड़ा नीचे चली गई होगी, या पानी विवर्तनिक हलचल के कारण जो है जो जल का बहाव था झेलम नदी का तो विसर्प को छोड़ करके सीधा हो गई होगी, इसलिए भी जो है बूलर झील का निर्माण हो गया होगा। तो ये है तो गोखूर झील, बूलर झील है तो गोखूर झील, लेकिन इस पर विवर्तनिक क्रिया का प्रभाव भी देखने को मिलता है। ठीक, और जो कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। बाकी डल झील, गाडसर झील, अनंतनाग, बेरीनाग, शेषनाग, कौसरनाग, नागिन, गंगाबल और मानसबल ग्लेशियर, प्राचीन काल में यहाँ ग्लेशियर थे और ये ग्लेशियर द्वारा निर्मित झीलें हैं। एक चीज़ का ध्यान देना है कि जम्मू कश्मीर में देखिए अनंतनाग, बेरीनाग, शेषनाग, कौसरनाग, नागिन, मतलब नाग से नाग नाम जहाँ जुड़ जाता है मान कर चलिए कि वह जो है, याद करने के लिए बता रहे हैं कि वह जो है जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। रही बात गंगाबल और मानसबल, तो सबसे ज़्यादा हमारे अर्धसैनिक बल जो इस समय कार्य कर रहे हैं, आतंकवाद से जो लड़ रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर में लड़ रहे हैं। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि गंगाबल और मानसबल झीलें कहाँ हैं, तो वो जम्मू कश्मीर में है। अब आते हैं हम लोग लद्दाख की बात कर लेते हैं। लद्दाख में जो है पेंगोंग झील है और सीमरोरी है जो आपको यहाँ दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। ठीक, लद्दाख में पेंगोंग झील, इसको यहाँ त्सो भी लिखते हैं, पेंगोंग त्सो। ठीक, और दूसरा जो है सी मोरेरी, सी मोरेरी, पेंगोंग त्सो और सी मोरेरी, ये दोनों झीलें जो है आपके लद्दाख प्रदेश में पाई जाती है। और जो पेंगोंग झील है यहाँ दिख रहा होगा ये हरे रंग का, पेंगोंग झील का 2/3 भाग चीन में पड़ता है, बाकी हिस्सा भारत में है। ठीक, और वर्तमान समय में यहीं पर भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों में जो है विवाद चल रहा है। ठीक, यानी भारत और चीन के बीच विवाद जो चल रहा है यहाँ पर वर्तमान समय में चल रहा है विवाद। ठीक है, तो ये है आपकी पेंगोंग झील। आपसे पेंगोंग झील के बारे में पूछा जा सकता है। दूसरी बात, पेंगोंग झील या सिमरोरी झील जो है खारे पानी की झीलें हैं। ठीक, अब आते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश में। भृगु, मच्छीपाल, रेणुका, सूरजताल और चंद्रताल, बस इनका आपको नाम याद रखना है। ठीक है, कि भृगु, मच्छीपाल, रेणुका, सूरजताल और चंद्रताल कहाँ पर हैं, तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, बताया जाता है भूगर्भ वैज्ञानिकों द्वारा कि यह भी जो है इन झीलों का निर्माण, या आपके जो उत्तराखंड में ये झीलें दिख रही हैं, इन झीलों का निर्माण जो है
ग्लेशियर पिघलने के कारण हुआ। अब आते हैं उत्तराखंड में। नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, देवताल, खुरपा ताल, राकस ताल, माला ताल, ताल ही ताल, मतलब ये सभी झीलें आपकी उत्तराखंड में हैं। तो ये मान लेना चाहिए कि जिस झील के नाम में ताल लगा हो वो उत्तराखंड में हो, बशर्ते चंद्रताल और सूरज ताल को छोड़कर। जहां सूरज ताल यानी सूरज लगा हो ताल के पहले, या फिर चंद्र लगा हो, तो यानी सूरज और चंद्र ताल आपके हिमाचल प्रदेश में है। बाकी जितने ताल वाले जो है आपके हैं, ठीक है, झील, ये सब जो है आपके उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, तो इनका आपको नाम याद रखना होगा। ठीक, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में भीमताल नामक झील कहाँ पाई जाती है, तो उत्तराखंड में पाई जाती है। डोडी ताल कहाँ पाई जाती है, तो उत्तराखंड में पाई जाती है। इनका नाम पूछा जाता है, विशेषताएं नहीं पूछी जाती। अब आते हैं, ये सुखना झील है। यहाँ पर सुखना, ये चंडीगढ़ में एक पर्यटक स्थल है, घूमने की जगह है। बस इसको जानने की जरूरत है कि सुखना झील कहाँ है। अब आते हैं यहाँ फुलहर झील, यूपी में है। नदियाँ मैं पढ़ा रहा था, तो गंगा की एक सहायक नदी है गोमती, जो गाजीपुर में आकर के गंगा से सैदपुर के पास आकर मिल जाती है। तो ये जो फुलहर झील है, यहीं से गोमती नदी निकलती है, जो पीलीभीत जिले में है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में फुलहर झील है। अब आते हैं बिहार में। बिहार में ये कांवर झील है और मोती झील। कांवर झील बेगूसराय जिले में है। कांवर झील बेगूसराय जिले में है, जबकि मोती झील मोतिहारी जिले में है। ठीक, ये दोनों को नाम याद रखना है। और जैसे अभी आपने जो है देखा कि जो है गोखुर झील का उदाहरण आपका बूलर झील है। ठीक, अगर दूसरा कोई उदाहरण पूछ दे कि बूलर झील को छोड़ करके बताइए गोखुर झील का उदाहरण, तो आप जो है कांवर झील बताइएगा। ठीक, कांवर झील का निर्माण गंडक नदी ने किया है। ठीक है ना, यानी कांवर झील भी जो बेगूसराय में है, ठीक, ये गोखुर झील का उदाहरण है। बाकी मोतिहारी झील, मोतिहारी में मोती झील है। बस इतना याद रखना है। ठीक, अब आते हैं हम लोग सिक्किम में, जरा चर्चा कर लेते हैं। सिक्किम में सिर्फ दो झीलों को आपको याद रखना है। एक सोंगमा झील है, एक सोंगमा झील है, नाम याद रखना है केवल। और एक चोलामू झील है। तो चोलामू झील को थोड़ा इतना जानना है कि चोलामू झील भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। चोलामू झील भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, जहां से तीस्ता नदी निकलती है। और तीस्ता किसकी सहायक है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। तीस्ता किसकी सहायक है, जो चोलामू झील से निकलती है। तो यानी ये जो चोलामू झील है, इसी चोलामू झील से तीस्ता नदी निकलती है। यानी आपको सिक्किम में सोंगमा और चोलामू, ये दो चीज को याद रखना है। चोलामू झील भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। असम में एक दीपोर झील है, विशेष कुछ इसके बारे में याद रखने की जरूरत नहीं है। नागालैंड में सिलोई झील है। ठीक है, नागालैंड में सिलोई झील है, बस नाम याद रखिए, जनरल वेब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मणिपुर में लोकटक झील है। ठीक है, लोकटक झील को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी एक विशेषता भी है। लोकटक झील में जो है तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लाम जाओ, केबुल लामजाओ, भारत का तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ कहाँ पाया जाता है, तो मणिपुर के लोकटक झील में पाया जाता है। और मणिपुर की एक और विशेषता है कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बस लोकटक के बारे में यही दो चीज़ याद रखना है आपको, कि वहाँ पर तैरता हुआ नेशनल पार्क, यानी लोकटक में तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ पाया जाता है, और पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक, इतना आपको याद रखना है। हाँ, पूर्वोत्तर भारत में एक ये मेघालय राज्य में उमियाव झील है। ठीक है, उमियाव एक छोटी सी नदी है, जहाँ पर पानी उसका रोक करके, ठीक, वहाँ एक झील बन गया है पानी रोकने से। ठीक है, तो उमियाव झील पूछा जाएगा कि कहाँ है, तो
तो मेघालय राज्य में है उमियाओं झील। अब बात कर लेते हैं जरा लैगून झीलों की भारत में कौन कौन है। तो देखिए, उड़ीसा है, ये उड़ीसा में 2 झीलें आपको याद रखना है, चिल्का झील और कंजिया झील। चिल्का झील और कंजिया झील। तो कंजिया झील केवल आप नाम याद रखेंगे, लेकिन चिल्का झील की आपको विशेषता भी याद रखनी है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है। ठीक, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है। दूसरी बात, चिल्का झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तीसरी बात, चिल्का झील में झींगा मछली पालन का काम भारत सरकार द्वारा किया जाता है। तो ये आपके उड़ीसा के तट पर चिल्का झील। चिल्का झील एक लैगून झील है। लैगून की बात आती है तो यहाँ चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये सागर तट है, ठीक, और सागर तट है। सागर तट का ये अंदर तक का कटा हुआ भाग, ये सागर का, और ये ज़मीन है, ये ज़मीन है, ये सब ठीक है। लेकिन जो ये सागर है, ये सागर का पानी अंदर तक भारत के भूमि के या स्थल खंड के अंदर तक भरा हुआ है, यानी कटी हुई ज़मीन अंदर तक है, ठीक है। तो जब अंदर तक सागर का पानी भर जाता है तो इसी को हम लोग कहते हैं लैगून झील। क्या कहते हैं इसको? लैगून झील। तो लैगून झील में सागर का पानी होता है, ध्यान रखिएगा। लैगून झीलों में सागर का पानी होता है, इसलिए लैगून झीलें खारे पानी की झीलें होती हैं, ठीक है। तो ये लैगून झील यानी चिल्का आपकी लैगून झील है। उसी तरह कोल्लेरू भी आपकी लैगून झीलें हैं। कोल्लेरू आपकी लैगून झील है, ये आपकी आंध्र प्रदेश में पड़ती है। गोदावरी इधर से आती है, गोदावरी, और इधर से आती है कृष्णा। गोदावरी और कृष्णा डेल्टा के बीच में ये कोल्लेरू झील है, ठीक। और कभी कभी जो है सागरीय लहरों के कारण जो सागर के अवसाद होते हैं, उनके वजह से ये मुंह जो है इसका, लैगून झीलों का मुंह कभी कभी बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी वो खारे पानी की झील ही होती है। आवश्यकता पड़ने पर सरकार द्वारा इसका मुंह को जो है मशीनों से क्या किया जाता है? खोल दिया जाता है, ठीक। तो ये लैगून झील यानी चिल्का झील लैगून झील है, कोल्लेरू झील लैगून झील है। और उसी तरह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर एक पुलिकट झील है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर एक पुलिकट झील है। और जो पुलिकट झील है, पुलिकट झील जो है वहाँ पर श्रीहरिकोटा द्वीप पाया जाता है। इस झील के बीच में ही श्रीहरिकोटा द्वीप पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी पुलिकट झील है, और पुलिकट झील यानी यहाँ से इधर ये तमिलनाडु, ठीक, और इधर ये जो है आपका आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर जो है पुलिकट झील है, ठीक। तो पुलिकट झील में एक द्वीप पाया जाता है, द्वीप यानी इस पुलिकट झील में एक द्वीप पाया जाता है। उस द्वीप का नाम है श्री हरिकोटा। इस पुलिकट झील जो कि एक आंध्र प्रदेश की लैगून झील है, इसमें जो है एक द्वीप पाया जाता है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा की विशेषता यह है कि यहाँ पर इसरो का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, यानी भारत सरकार का जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का कार्यालय यहीं पर पाया जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का कार्यालय भी श्रीहरिकोटा में ही पाया जाता है। और इसी श्रीहरिकोटा से जितने भी अंतरिक्ष में रॉकेट छोड़े जाते हैं, अभी जो भी रॉकेट गया था मंगल ग्रह पर, ठीक, तो जो भी रॉकेट छोड़े जाते हैं वो श्रीहरिकोटा से ही छोड़े जाते हैं। और यह श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ है? पुलिकट झील के अंदर है, जिस पर किसका अधिकार है? आंध्र प्रदेश का अधिकार है। तो अब ये जो है आपकी जो है
लैगून झीलों की बात हो रही है तो देखिए, लैगून झील एक चिल्का झील लैगून हो गई, एक कोल्लेरू झील लैगून झील हो गई, और एक ये पुलिकट झील भी आपकी लैगून झील है। अब बात करते हैं जरा, यहाँ भी लैगून झीलें हैं, ठीक है। केरल में वेम्बानाड और अष्टमुडी 2 लैगून झीलें हैं, लेकिन केरल में लैगून झीलों को कयाल कहते हैं। केरल में लैगून झीलों को क्या कहा जाता है? कयाल। इधर की लैगून झीलों को कयाल नहीं कहते हैं, सिर्फ केरल की वेम्बानाड और अष्टमुडी यानी केरल की जो भी लैगून झीलें होंगी उनको हम लोग क्या कहते हैं? कयाल कहते हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कयाल झीलें कहाँ पाई जाती हैं, तो केरल में पाई जाती हैं। तो ये हो गई केरल की कयाल झीलें, एक का नाम है वेम्बानाड और दूसरे का नाम है अष्टमुडी, ठीक है। वेम्बानाड की विशेषता है, वेम्बानाड झील में एक विलिंगटन द्वीप पाया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, थोड़ा बड़ा बना देते हैं यहां पर, यहां पर देखिए, ये समझने के लिए मैं आपको बड़ा बना रहा हूं, ठीक है। तो ये वेम्बानाड, ये भारत की भूमि हो गई और ये अरब सागर हो गया। तो सागर का पानी इसके अंदर तक भरा हुआ है, वेम्बानाड झील के अंदर तक भरा हुआ है, और उसी तरह जो है ये अष्टमुडी झील के अंदर तक भरा हुआ है। लेकिन जो विशेषता है, वेम्बानाड झील में एक द्वीप पाया जाता है, ठीक है, और उस द्वीप का नाम है विलिंगटन द्वीप। क्या नाम है उसका? विलिंगटन द्वीप। और विलिंगटन द्वीप की विशेषता जान लीजिए कि जो केरल में वेम्बानाड झील में जो विलिंगटन द्वीप है, यहाँ पर विलिंगटन द्वीप पाया जाता है, विलिंगटन द्वीप, उस विलिंगटन द्वीप से ही भारत की राष्ट्रीय नौका दौड़ प्रतियोगिता होती है। इस वेम्बानाड झील में जो उस राष्ट्रीय नौका दौड़ प्रतियोगिता होती है वेम्बानाड झील में, उसकी शुरुआत जो है यहाँ विलिंगटन द्वीप से होती है। कभी कभी आप देखे होंगे टीवी पर दिखाता है, DD1 चैनल भी अक्सर दिखाता रहता है नौका दौड़ प्रतियोगिता केरल की, तो उसमें पतली पतली लंबी लंबी नावें होती हैं जिसमें लगभग 40-45 लोग या 50 लोग के आसपास जो है बैठे रहते हैं, और सबके हाथ में जो है पतवार होता है, जिससे कि जो है पानी को पीछे ठेलते हैं, और ठीक है, और नाव बड़ी तेज़ दौड़ती है। तो ये नौका दौड़ प्रतियोगिता कहाँ होती है? वेम्बानाड झील में होती है, और उसकी शुरुआत कहाँ होती है? वेम्बानाड झील में स्थित विलिंगटन द्वीप से होती है। बस इसको यहाँ इतना याद रखना है आपको। तो केरल के 2 लैगून झीलों को याद रखिए, एक है वेम्बानाड और एक है अष्टमुडी। केरल में लैगून झीलों को क्या कहते हैं? कयाल कहते हैं। अब आते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में बेलांदूर झील है। कर्नाटक में क्या है? बेलांदूर झील है। तो जो बेलांदूर झील है कर्नाटक में, सिर्फ आपको नाम याद रखना है, ठीक है। महाराष्ट्र में लोनार झील की विशेषता जाननी है। लोनार झील एक क्रेटर झील है। लोनार झील क्या है? एक क्रेटर झील है जो ज्वालामुखी के मुख में निर्मित, जैसे ये ज्वालामुखी है, भविष्य पहले जो है यहाँ से जो है लावा बाहर निकलता था, लेकिन अब लावा निकलना क्या हुआ? बंद हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? पानी भर जाता है बरसात में, ठीक। तो इसी को कहते हैं क्रेटर झील, ठीक। तो भारत में अगर पूछता है कि क्रेटर झील कहाँ है, तो आप बताइएगा कि क्रेटर झील महाराष्ट्र में लोनार है। क्रेटर झील महाराष्ट्र में लोनार झील को क्रेटर झील कहते हैं, ठीक। और हालांकि इस लोनार झील पर कुछ विवाद भी है। अधिकांश वैज्ञानिकों का मानना है कि लोनार झील का निर्माण उल्कापिंड द्वारा गिरने से वहाँ बहुत बड़ा एक गड्ढा हो गया जिसमें पानी भर गया है, ठीक है। तो उसी को जो है लोनार झील कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा कुछ लोगों का मानना होता है कि ये ज्वालामुखी के मुख पर है, और कुछ लोगों का मानना होता है कि उल्कापिंड से निर्मित झील है ये, ठीक। तो जब भी आपसे पूछे
आपको परीक्षा देनी है। आपसे जब भी पूछे कि क्रेटर झील भारत में कौन है, तो लोनार झील है। अगर बाय द वे ये पूछ दे कि उल्का पिंड से निर्मित झील कौन है, तो भी आप लोनार झील को बताइएगा। इसके अलावा आपको ये पोवई झील है, बिहार झील है, बिहार यहाँ है लेकिन बिहार झील यहाँ है, उपवन झील है, और तुलसी की पूजा हम लोग करते हैं, तो ये तुलसी, ठीक। तो इनका केवल नाम याद रखना कि ये महाराष्ट्र में है, ठीक। यहाँ पर एक भोजताल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 40 से 42 किलोमीटर पश्चिम में स्थित एक भोजताल झील है, जिसको बताया जाता है कि राजा भोज ने बनवाया था, ठीक। तो बस एक नाम याद रखिएगा कि भोजताल कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में कहाँ है, तो भोपाल में है, ठीक है। गुजरात में वस्त्रपुर आपको याद रखना है। इसके बाद अगर देखा जाए राजस्थान में आते हैं। राजस्थान में राजसमंद, जयसमंद, नक्की, सांभर, फतेह सागर, लुक्सर, डिडवाना, पिछोला, देबर, अनासागर, कुचामान और पुष्कर। फिर से एक बार सुन लीजिए, राजसमंद, जयसमंद, नक्की, सांभर, फतेह सागर, लुक्सर, डिडवाना, पिछोला, देबर, अनासागर, कुचामान और पुष्कर। ये झीलें हैं आपकी राजस्थान की। इनका सिर्फ आपको नाम याद रखना है, थोड़ा बहुत इनके बारे में जान जाइए। क्योंकि राजस्थान एक रेगिस्तानी इलाका, और रेगिस्तान में जो है हवाएं चलती हैं तो अपने साथ बालू उठा कर ले जाती हैं। अब कहीं कहीं जब ये हवाएं कहीं एक स्थान से ज़्यादा बालू उठा लेती हैं तो वहाँ गड्ढा बन जाता है, और जब भी बारिश होती है तो वहाँ पानी भर जाता है, ठीक है। तो इस तरह से राजस्थान में जो है पवन क्रिया द्वारा निर्मित झीलें हैं। ये राजस्थान में पवन क्रिया द्वारा निर्मित झीलें कहाँ पाई जाती हैं, तो राजस्थान में पाई जाती हैं, भारत के राजस्थान में पाई जाती हैं। और राजस्थान की अधिकांश झीलें जो है खारे पानी की झीलें होती हैं, ठीक। लेकिन इसमें एक का नाम जरा आपको याद रखना जरूरी है, इसलिए कि ये पूछा जाता है, सांभर झील, ठीक। सांभर झील की विशेषता है, सांभर झील भारत के स्थल खंड के अंदर सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सांभर झील भारत के स्थल खंड के अंदर सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और इसी सांभर झील होते हुए लूनी नदी आती है। लूनी, जैसा कि नदियों में मैंने पढ़ाया है ना कि जो आपकी जो है ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से एक जो है अजमेर से निकलती है एक नदी, और आकर के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। इसको जो है हम लोग लूनी कहते हैं, और लूनी नदी के किनारे या फिर लूनी नदी जो है सांभर झील होते हुए आती है, ठीक है। और लूनी नदी की विशेषता आप जानते ही हैं कि लूनी नदी कुछ दूर तक जो है मीठे पानी की नदी है, और उसके बाद आगे जब जाती है तो वही लूनी नदी खारे पानी की नदी हो जाती है। यानी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है लूनी, जिसका पानी कुछ दूर तक मीठा होता है और कुछ दूर तक खारा होता है। तो ये तो बात रही सांभर झील की, ठीक है। तो आपको ये नाम याद रखने हैं, ये नाम आप याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न उठाए जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जयसमंद कहाँ की झील है, राजस्थान की झील है, ठीक। मानस बल कहाँ की झील है, तो जहाँ सबसे ज़्यादा अर्धसैनिक बल है यानी जम्मू कश्मीर की झील है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है झीलों की तो चर्चा किए, लेकिन कुछ ऐसी भी झीलें हैं जिनको हम लोगों को जानना चाहिए। नदियाँ जब आगे जाती हैं, जैसे मान लीजिए नदी जा रही है और ये नदी जा रही है, यहाँ पर हमने बांध बना दिया, एक लंबा लंबा क्या बना दिया, बांध बना दिया, ठीक। तो जब बांध बना दिया तो इधर का पानी क्या होगा, रुकेगा, और रुकेगा तो पीछे जो है पानी इकट्ठा हो जाएगा। ये पानी क्या होगा, इकट्ठा हो गया, यहाँ ये पानी यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, ठीक। तो ये झील की तरह दिखाई देगा आपको। ये झील जैसे हिमाचल प्रदेश में जो है गोविंद सागर झील है,
हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर झील है। और हिमाचल प्रदेश में जो गोविंद सागर झील है, तो जैसे मान लीजिए ये आपका जो है इधर हिमाचल प्रदेश एचपी और इधर पंजाब है, ठीक। सतलज नदी इधर से बहते हुए जा रही है, सतलज नदी इधर से बहते हुए जा रही है। पंजाब में भाखड़ा और नांगल बांध बना दिए गए, ठीक। लेकिन पानी जो इकट्ठा हुआ वो हिमाचल प्रदेश में इकट्ठा हुआ, और जो पानी इकट्ठा हुआ, सतलज नदी का पानी जो यहाँ इकट्ठा हुआ, इसी को कहते हैं गोविंद सागर, गोविंद सागर झील, ठीक। यानी गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में है। भाखड़ा नांगल बांध बनने के बाद, जब सतलज नदी पर जब भाखड़ा नांगल बांध यहाँ बनाया गया, तो बांध के पीछे जो पानी इकट्ठा हुआ वो हिमाचल प्रदेश में इकट्ठा हुआ, और बांध बना कहाँ? पंजाब में। तो जो पानी इकट्ठा हुआ इसी को हम लोग कहते हैं गोविंद सागर झील। और यह झील जो है भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। यह झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। अगर देखा जाए तो वैसे ही, हालांकि जब नदियों का पानी रोका जाता है बांध बनाकर, तो बांध के पीछे जब पानी भरता है तो बहुत ज़्यादा जो है ज़मीन जो है पानी से जलमग्न हो जाता है, जिसका असर पर्यावरण पर देखने को मिलता है। वहाँ के जीव जंतु पेड़ सब जो है ख़त्म हो जाते हैं। जो भागने लायक जीव हैं वो भाग जाते हैं, जो नहीं भाग पाते हैं उनका काम ख़त्म हो जाता है। इसलिए बांध अक्सर ऐसी जगहों पर बनाए जाते हैं कि नुकसान कम से कम हो, जैसे पहाड़ी इलाकों पर, पठारी इलाकों पर बांध ज़्यादा बनाए जाते हैं। अब देखें हम लोग तो चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान होते हुए यूपी में इटावा में जाकर यमुना से मिल जाती है। तो मान लीजिए कि ये चंबल नदी जा रही है, ये एमपी में, ठीक है। ये पहाड़ी है आपके विंध्याचल पहाड़ी, ठीक। विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, तो ये मध्य प्रदेश में बह रही है। उसके बाद ये सीमा आपका ये राजस्थान है, राजस्थान होते हुए फिर ये यूपी में आती है, और यूपी में आती है तो ये यमुना में जाकर के क्या होती है? मिल जाती है। तो इस चंबल नदी पर बांध बनाया गया। तो जो चंबल नदी पर बांध बनाया गया है, एक बांध जो है मध्य प्रदेश में है, ठीक। यहाँ पर जो पानी इकट्ठा होता है उसको हम लोग कहते हैं गांधी सागर, और दो बांध यहाँ बनाए गए। एक है आपका जो है एक है जवाहर सागर और दूसरा है राणा प्रताप सागर। तो जो राजस्थान में बना है, एक का नाम है राणा प्रताप सागर, और दूसरा जो बांध बनाया गया उसका नाम रखा गया जवाहर सागर, ठीक। तो यहाँ पर जो पानी इकट्ठा हुआ उसको कहते हैं जवाहर सागर, और यहाँ चंबल नदी का पानी इकट्ठा हुआ यानी राजस्थान में, तो उसको कहते हैं राणा सागर। और मध्य प्रदेश में जो बांध बना करके पानी इकट्ठा हुआ चंबल नदी पर, उसको हम लोग कहते हैं गांधी सागर। तो इस तरह से नदियों को रोक करके भी बड़े बड़े जो है बांध बना करके नदियों के पानी को रोक दिया जाता है, जिससे काफ़ी पानी बांध के पीछे इकट्ठा हो जाता है, तो उसको भी हम लोग एक झील ही कहते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए, अगर देखा जाए तो रिहंद नदी पर बांध बनाया गया, और बांध जो बना है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बना है, सोनभद्र में, यहाँ सोनभद्र में बना है। और उस जो बांध बनाया गया, रिहंद बांध जो बना है रिहंद नदी पर, और उस बांध के पीछे जो पानी इकट्ठा हुआ उसको कहा गया गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर। यानी गोविंद बल्लभ पंत सागर
कहाँ है भैया? रिहंद नदी पर, ठीक है। और गोविंद बल्लभ पंत सागर का कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में और कुछ यूपी में पड़ता है, ठीक। तो इसको ध्यान देना है। हाँ, रिहंद नदी किसकी सहायक है? सोन नदी की सहायक है, इसको भी ध्यान देंगे। तो यहाँ भी पानी रोक करके, यानी रिहंद नदी का भी पानी रोक करके एक जलाशय बहुत बड़ा बन गया, जिसको गोविंद बल्लभ पंत सागर हम लोग कहते हैं। उसी तरह से देखा जाए तो यहाँ पर जो है तेलंगाना में नागार्जुन सागर है, जो कृष्णा नदी का पानी रोक करके बनाया गया है। उसी तरह जो है मंजीरा नदी का पानी रोक करके जो है निजाम सागर बना हुआ है। उसी तरह जो है मूसी नदी के जल को रोक करके जो है हुसैन सागर बना हुआ है। तो यानी ये सब हुसैन सागर, नागार्जुन, ये जो भी है ये सब कहाँ पर है? तेलंगाना में है। उसी तरह देखा जाए तो कावेरी नदी का पानी रोक करके तमिलनाडु में एक स्टैनले झील बनाया गया है। स्टैनले झील क्या है? स्टैनले। ये किसका पानी रोका गया? कावेरी का। बांध बनाकर कावेरी पर बांध बनाया गया, तो जो पीछे इकट्ठा हुआ उसको स्टैनले झील कहते हैं। और ये कहाँ पर? तो तमिलनाडु में। ठीक। तो ये इस तरह से आज हम लोगों ने जो है झीलों का चैप्टर हम लोगों ने आज ख़त्म किया। और मुझे उम्मीद है कि ये झीलों का चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया होगा। और कम आप ये करिएगा कि इस तरह से मैप बना करके आप इन झीलों का नाम लिख लीजिएगा, इससे बहुत जल्द याद होगा। ठीक। स्टेट वाइज अगर मैप नहीं बना सकते हैं तो स्टेट वाइज झीलों का नाम लिख लीजिएगा, जिससे कि आप आराम से झीलें याद कर सके। ठीक। सो धन्यवाद।